अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का नाम है कटा हुआ पंजरा, चौथी और आखिरी किस्त। इसके बाद उन्होंने एक ताबीज़ निकालकर जाहिद के गले में बांध दिया और कहा कि इसे उतारना मत, बंधे रखना, वरना पंजरे का छुटकारा ना मिलेगा और अंधेरी जगहों पर मत जाना। जाहिद का इन चीज़ों पर एतकाद नहीं था, मगर इस वक्त के हालात ने इसे मजबूर कर दिया था कि वो इस पर यकीन करे। कुछ देर बाद जाहिद वहाँ से रुखसत हो रहा था। रात हो चुकी थी, अंधेरा गहरा हो रहा था। वैसे सड़क पर घरों की खिड़कियों से झलकती हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद जाहिद आबाद इलाके से दूर निकला, जहाँ अंधेरा जरा गहरा हो गया था। जाहिद ने अपने सर पर किसी परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी। इसने सर उठाकर देखा तो कांप गया। वहाँ एक बड़ी चमगादड़ इसके सर पर मंडला रही थी। जाहिद ने बाइक की रफ्तार तेज कर दी। चमगादड़ की भी रफ्तार बढ़ने लगी थी और अब वो जाहिद के ऐन सर पर मरगूरे की शक्ल में गर्दिश कर रही थी। वो बार बार इसके सर पर और चेहरे पर ठूंगे मारकर उड़ जाती थी। जाहिद ने बाइक रोककर इसे गमछे से उड़ाना चाहा, मगर इससे पहले ही चमगादड़ इस पर हमलावर हुई। जाहिद को इसके पंजों की तेज चुभन गर्दन पर महसूस हुई। जाहिद ने इसे उड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर जैसे इसने जाहिद से बदला लेना था। जाहिद को खौफ तो बहुत महसूस हुआ, बाइक चलाना भी मुश्किल हो रहा था। इसने बाइक साइड में लेकर स्टैंड से लगा दी थी और चमगादड़ पर गमछा चलाना चाहता था, मगर चमगादड़ अब नादर थी। मगर जाहिद ने फिर भी गमछा हवा में लहराया कि चमगादड़ इसकी जद में आ जाए, मगर शायद चमगादड़ उड़कर दरख्तों में गुम हो गई। जाहिद की भी हिम्मत बढ़ी और वो घर को रवाना हुआ। घर पहुंच जाहिद सीधा आईने के सामने गया, क्योंकि चेहरे के जख्मों में तेज जलन हो रही थी और दरअसल वो चेहरे पर चमगादड़ के पंजों के निशान देखना चाहता था। आईना देखकर इसका खून खुश्क होने लगा था। इसकी आंखें बड़ी हो गई थी। इसने देखा कि तावीज़ इसके गले से गायब था। इसका खून खुश्क होने लगा था। अब इसको यकीन हो गया था कि माफूकुल फितरत हस्ती इसके पीछे पड़ चुकी है। यकीनन वही मनहूस चमगादड़ वो तावीज़ उड़ा ले गई थी। इस रात वो चैन से सो न सका था। कमरे में अचानक मच्छर बढ़ गए थे। इससे भी इसकी नींद में खलल पड़ रहा था। एक तो चमगादड़ के पंजों से दिए गए जख्म, दूसरे मच्छरों की भिनभिनाहट। वो करवटें बदल रहा था। फिर इसका वहम ही समझो, जिससे वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। मच्छरों की भिनभिनाहट में वही सरगोशी थी। इलाज करते जाओ साहब। जाहिद घबरा कर उठ बैठा और पंखा दरमियानी रफ्तार में खोल दिया। कुछ देर बाद इसे पंखे की साए साए भी वही सरगोशी सुनाई देने लगी। इसने सोचा कहीं वो मनहूस पंजा कमरे ही में न हो, जिसकी आवाज़ अब वो अच्छी तरह जान चुका था। इसने सारा कमरा छान मारा, मगर पंजा नहीं मिला। इसने तमाम खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर ली और दरवाज़ा भी बंद करके वो बिस्तर पर आकर लेट गया। शायद इसे वहम भी हो चुका था। वो लिहाफ मुंह पर ढांप कर सोने की कोशिश करने लगा था। कुछ देर बाद इसकी आंख लग गई थी। रात भर उलझे उलझे ख्वाब नजर आ रहे थे। अलबत्ता सुबह वो फ्रेश महसूस कर रहा था। दूसरे दिन सुबह ही जाहिद आमिर सज्जान शाह के घर में जा पहुंचा। रात की सारी बात बताई। उन्होंने खामोशी से सुना, फिर लंबी हूँ करके चुप हो गए और उठकर बांके हिजरे में चले गए। वापसी जरा देर में जाहिद हद से ज्यादा परेशान हो गया था और वो आवाज देना ही चाहता था कि आमिर सज्जान शाह वापस आ गए। इस बार इनके हाथ में एक काले धागे का लंबा सा डोर था। वो बोले, वो अब ये डोरा कमर पर बांध लो। और फिर उन्होंने ही वो डोरा जाहिद की कमर पर अजार बंद की तरह बांध दिया और कहा, अगली जुमेरात को अमावस की रात है। बस इस रात एक अमल करना होगा। अमल वहीं करना होगा जहाँ तुम्हारी बाइक पेड़ से टकराई थी। इंशाल्लाह अमल हम करेंगे, तुम बिल्कुल परेशान ना होना। कुछ देर बाद जाहिद वापसी घर आ गया था। फिर इसने महसूस किया कि डोरा बंधने के बाद से ही वो सरगोशी बंद हो गई थी और वो बेखौफ क्लिनिक भी जाने लगा था। फिर जुमेरात को वो मनहूस रात आ गई। आज जाहिद क्लिनिक नहीं जा रहा था और आमिर सज्जान शाह के घर गया था कि आज उनको अमल करना था। गालिबन रात के 9 बजे तक वो ठीक इस जगह पहुंचे थे जहां जाहिद की बाइक दरख्त से टकराई थी। जाहिद ने इस जगह का पता पहले ही करके रखा था, क्योंकि हादसे के बाद जाहिद को याद नहीं था। फिर इस बड़े दरख्त के नीचे आमिर साहब ने टॉर्च की रोशनी में अपने साथ लाई झाड़ू से एक दायरे में जो 5 फुट कतर का बना था जगह साफ की। थैले से कुछ सामान निकाल कर रखा। एक छुरी पर कुछ पढ़ के फूंका और इससे एक 5 फुट कतर का दायरा जमीन पर बना दिया। बनाते वक्त भी ये कुछ पढ़ ही रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा रुमाल निकालकर दायरे में एक तरफ बिछा कर बैठ गए और जाहिद को इस हिसार से बाहर ही रहने को कहा। इसके बाद उन्होंने एक छोटी अंगीठी निकाल कर इसमें कुछ छोटी छोटी लकड़ियां अपनी थैली से निकाल कर डाल दी और जमीन में आग लगा दी और कुछ
پوڑیوں سے صفوف نکال کر آگ میں جھونک دیا۔ ایک بھڑکا ہوا اور پھر آگ جلنے لگی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے۔ غالباً عمل شروع ہو چکا تھا۔ بڑا پراسرار ماحول ہو گیا تھا۔ تاروں کی ہلکی روشنی میں اونچے درخت بے حد خوفناک لگ رہے تھے اور گھنا اندھیرا روح لرزانے کے لیے کافی تھا۔ زاہد دائرے کے باہر ہی دستی بچھا کر بیٹھ گیا تھا۔ زاہد کو یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ کہاں وہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر، کہاں یہ عملیات فلیتے، مگر وہ اب اس کے ساتھ ہونے والے حالات سے مجبور ہو گیا تھا۔ ان واقعات نے اس کے ذہن پر برا اثر ڈالا تھا۔ اس نے دیکھا اب عامر صاحب گونجدار آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس سناٹے میں ان کی آواز بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی، اگر کہ سرخ روشنی میں ان کا چہرہ بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ عامر صاحب کی ہمت کی داد دینے لگا تھا۔ پھر ان کی آواز کے ساتھ درختوں سے الووں کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں جو متواتر بڑھتی جا رہی تھیں۔ عامر صاحب کا عمل بھی تیز ہوتا جا رہا تھا۔ درختوں میں ہواؤں کی سنسناہٹ بھی شامل ہو رہی تھی۔ پھر زاہد نے دیکھا کہ عامر صاحب کچھ چھوٹی چھوٹی ڈوریوں پر پھونک مار کر آگ میں ڈال رہے ہیں۔ غالباً فلیتے جلائے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ آگ بہت بھڑک اٹھی تھی اور درختوں میں چمگادڑوں کے غول پھڑپڑانے لگے تھے۔ زاہد کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ آگ کے قریب ہو گیا۔ اس کا ذہن بھٹکنے لگا تھا۔ انہی حالات پر غور کرتے کرتے تب ہی سے ایسا لگا جیسے عامر صاحب بہت دور سے آواز دے رہے ہوں۔ ایک بارگی وہ ڈر گیا کہ کیا عامر صاحب اس کو اس ویرانے میں چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ وہ لرز گیا۔ اس نے زور سے عامر صاحب کو پکارا۔ تبھی ہزار میں سے عامر صاحب کی گونجدار آواز آئی، چلا کیوں رہے ہو، میں یہی ہوں نا۔ زاہد کیا بتاتا کہ اس نے ان کی آواز بہت دور سنی تھی۔ عامر صاحب اس سے کہہ رہے تھے، دیکھو غور سے سنو، اب میں اس خبیث پنجے کو ہزار میں چلانے جا رہا ہوں۔ تمہیں بہت ہمت کے ساتھ ہوشیار رہنا ہوگا۔ ذرا سی غفلت تباہی کا باعث ہوگی۔ سنو، جیسے ہی یہ پنجہ اندر آئے گا میں اسے پکڑ لوں گا۔ تب ہی تم نے نہایت سرعت سے یہ صفوف اس پر ڈال کر اس آگ میں جلتی ہوئی لکڑی نکال کر ہر حال میں اس پر ڈال دینا ہوگا۔ وہ منحوس بھسم ہو جائے گا۔ ہمت کا کام ہے، لیکن تمہاری ذرا سی کوتاہی بڑی تباہی کا باعث بنے گی۔ اتنا کہ انہوں نے تھیلے سے ایک پوڑی صفوف کی نکال کر زاہد کے ہاتھ میں دے دی اور عامر صاحب مشغول ہو گئے۔ زاہد کی نظر دہکتے شعلوں پر پڑی جس میں فلیتے جل رہے تھے۔ اسے گمان ہوا جیسے وہ شعلے نہ ہو کر شیطان کی لمبی لمبی زبانیں ہوں۔ شعلوں کی زرد روشنی میں درخت اور بھی بھیانک لگ رہے تھے۔ درختوں کے پتوں کے بھیانک شور میں عامر صاحب کی آواز بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ تب زاہد کی نظر عامر صاحب پر پڑی اور خدا کی پناہ وہ لرز گیا۔ آگ کی منحوس لال پیلی روشنی عامر صاحب کا چہرہ اور بھیانک لگ رہا تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہو رہی تھیں۔ وہ یکساں آگ میں دیکھ رہے تھے۔ منہ سے جھاگ اڑ رہا تھا۔ وہ با آواز بلند فلیتوں پر کچھ پڑھ کر فلیتے آگ میں پھینک رہے تھے۔ وہ کیا پڑھ رہے تھا زاہد کی سمجھ سے باہر تھا۔ کسی لافہم زبان میں پڑھ رہے تھے۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں جیسے طوفان آتا ہو۔ ہواؤں کی آواز سے کان بڑی سنائی نہ دیتا تھا۔ اوپر بہت ساری چمگادڑیں منڈلانے لگی تھیں، مگر اب یہ چمگادڑیں زاہد پر نہیں بلکہ ہزار کے اوپر منڈلا رہی تھیں۔ زاہد کی حیرت کی انتہا ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ اسے تیز ہوا میں آگ اور تیز بھڑکنے لگی تھی، جبکہ بجھ جانا چاہیے تھا۔ اور پھر اچانک اس عامر صاحب کی عجیب گھٹی گھٹی اور بھیانک آوازیں آنے لگی۔ زاہد نے دیکھا تو اس کی روح کانپ گئی۔ زرد بھڑکتے شعلوں کی منحوس روشنی میں جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا، وہ اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ وہ چیخ مار کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنی غفلت پر بہت زیادہ غصہ آیا کہ کیوں اس کی توجہ بھٹک گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہی منحوس پنجہ کب کا حصار میں آ چکا تھا اور اب وہ تیزی سے رینگتا ہوا عامر صاحب کے سینے سے ہو کر عامر صاحب کے گلے پر پہنچ چکا تھا۔ زاہد حصار میں کودنا چاہتا تھا، مگر جیسے کسی نے اسے دھکیل کر پیچھے کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ زاہد کچھ کرتا، آگ یکدم بھڑک اٹھی اور زاہد ڈر کر اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پنجہ عامر صاحب کے گلے کو پوری طرح سے دبوچ چکا تھا۔ عامر صاحب بری طرح ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جس سے انگیٹھی بھی گر کر تتر بتر ہو گئی تھی۔ ان کی چیخیں اللہ کی پناہ! زاہد نے دیکھا پنجہ ان کا نرخہ پھاڑ چکا تھا۔ عامر صاحب کی چیخیں آسمان گر جا رہی تھیں۔ زاہد کے آنسو نکل گئے۔ وہ کسی بھی طرح عامر صاحب کو بچا نہیں پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ عامر صاحب کی چیخیں دم توڑتی گئی تھیں۔ زاہد سے اب برداشت نہیں ہوا۔ پہلے ہی سے ڈرا ہوا تھا۔ سیدھا بھاگ کر بائیک سنبھالی اور شہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کو عامر صاحب کے گھٹتے ہوئے گلے کی گھٹی آوازیں دور تک آ رہی تھیں۔ اسے اپنی غفلت اور بزدلی پر بہت کوفت ہو رہی تھی۔ اسے کیسے اس نے پنجے کو حصار میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ دیکھ لیتا تو شاید کچھ کر پاتا
था, मगर इसको अपनी जान का खतरा महसूस हुआ था। फिर कुछ देर बाद वो फूलती सांसों के साथ वो घर पहुंचा। वो कमरे में सर पकड़ के बैठ गया। बहुत सारे ख्यालात एक साथ इसके जहन में गड़बड़ हो रहे थे। एक ही रात में इतने खौफनाक हालात, अल्लाह की पनाह। फिर इसकी जहनी रुबक की वो इस दिन को कोसने लगा था जब इसने इस मनहूस देहाती की बात मान ली, जिसकी वजह से हालात इतने बिगड़ चुके थे, और अचानक वो रो पड़ा था। इसका आखिरी वाहिद सहारा इसकी गफलत की वजह से फना हो चुका था। इसकी हिचकियां बन गई थी। अजीब गरीब ख्यालात इसको आ रहे थे। खौफ आने लगा था। कल अगर आमिर साहब की लाश पुलिस के हाथ लग गई तो क्या होगा? फिर से याद आया कि आमिर साहब के साथ गुजरे अब तक के हालात जाहिद के सिवा किसी को पता ही ना थे। इसके इनसे ताल्लुकात साबित नहीं हो सकते थे। फिर से याद आया कि इसका रुमाल वहीं रह गया था। वो पुलिस की रहनुमाई कर सकता था। फिर तीसरे दिन के अखबार में एक बड़ी खबर देखकर इसको कल भी सुकून मिल गया था। अखबार में लिखा था कि सोना घाटी के रास्ते में डोर के किनारे कोई तांत्रिक आमिल को जादू का अमल कर रहा था, जिसके नतीजे में वहां आग लग गई थी। 10-15 फुट का हाथा आग में जल चुका था। वहां से पुलिस को एक बहुत बुरी तरह जली हुई लाश मिली थी। लाश का चेहरा बुरी तरह भंगोड़ कर रख दिया गया था, जिससे मकतूल को पहचानना नामुमकिन हो गया था। लाश का गला सिर्फ एक ही हाथ से घोंटा गया, जो बहुत ही ताकतवर गुमान किया जाता है। दूसरे हाथ का कोई इम्कान नहीं। जाहिद की नजरों में वो खौफनाक मंजर घूम गया। फिर वो सोचने लगा कि इसका रुमाल भी आग की नजर हो गया होगा। फिर जाहिद आमिर साहब की मौत पर बहुत देर रोता रहा। इसके बाद वो कुछ दिनों तक क्लिनिक नहीं गया। खुद को आमिर साहब का कातिल समझने लगा था। इसे आमिर साहब के अल्फाज याद आ रहे थे कि इसमें जान जाने का खतरा तो रहता ही है। इससे वो हिदायत भी याद आई कि जैसे ही 50,000 में आए तावीज इस पर रखकर आग लगा देना। मगर इसको होश ही कहाँ था, और जब होश आया देर हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता जाहिद ने खुद को संभाला। वो क्लिनिक जाने को तैयार हुआ। इसने सोचना बंद कर दिया था, क्योंकि वो एक सोचता तो दूसरी 1000 बातें दिमाग में आती थी। इसने तय किया कि अब वो दूसरे रास्ते से आया जाया करेगा, और वैसा ही इसने किया। आज शाम से ही हल्की हल्की बारिश के आसार नजर आने लगे थे। आसार देखकर जाहिद ने क्लिनिक बंद किया। वैसे ही शाम हो चुकी थी। अब वो रात में वहाँ नहीं रुकता था। बहरहाल इस इलाके से जल्द निकल जाना चाहता था। बादलों के छा जाने से रात का गुमान होने लगा था। आधा रास्ता तय हुआ था कि रात गहरी हो गई। हवाएं भी चलना शुरू हो गई थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कुछ होगा। तेज चलती हवाओं के दरमियान इसका खून खुश्क कर देने वाली मनहूस फनकार के कानों में सुनाई देने लगी थी। पहले तो वहम समझा और फिर रास्ते पर ध्यान देने लगा, लेकिन अब सरगोशी के साथ जले गोश्त की बू से भरी बदबूदार सांसें भी महसूस हो रही थी। इसने बाइक की रफ्तार बढ़ानी चाहिए तो इसके पसीने छूट गए। कोई गैर मरई कुव्वत इसकी गाड़ी को रोक रही थी। तभी एक लर्ज़ाखेज बात हुई, जिससे जाहिद की रूह फना होने लगी थी। इसने अपने बाएं हाथ से ठंडक को छुआ तो इसकी चीख निकल गई। वहाँ एक पंजा हरकत कर रहा था। इसको झुरझुरी महसूस हुई। इसे आमिर साहब का अंजाम याद आ गया। इसने फौरन बाइक रोकी, स्टैंड पर लगाकर लहदा हो गया। इसमें न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। वो आज मरने मराने पर आमादा हो गया, तो वो आमिर साहब का बदला लेना चाहता था। वह जान ही चली जाती। इस पर जुनून तारी होने लगा था। दूसरे ही लम्हे वो बाएं हाथ का पंजा कंधे से अलग हो रहा था। पंजा अलग होते ही इसने इसे निकाल कर झाड़े में फेंक दिया। इसको अपने हाथ पर गिरापन का एहसास महसूस हुआ। इसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो हाथ गहरे कत्थई रंग में डूबा हुआ था, जिसके रेले आहिस्ता आहिस्ता कोहनियों तक उतर रहे थे। इसने गमछे से साफ किया। खून में बहुत बुरी बदबू आ रही थी, लेकिन अब वो इन हालात का आदी हो चुका था। मगर इस वक्त दोबारा पंजे को देखकर इस पर जुनून तारी हो गया था। वो बाइक पर बैठना चाहता था, पर इसे अपने पैर वही मनहूस पंजा आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता महसूस हुआ, और वही मनहूस सरगोशी इसके कान में आ रही थी। अब तो जाहिद का जुनून और बढ़ गया था। इसने फौरन बैग से बैंडेज का बंडल निकाला। तभी पंजा इसके नाव तक आ गया था। जाहिद ने बाएं हाथ का पंजे को सख्ती से पकड़ा और बैंडेज के बंडल से बैंडेज का सिरा पकड़कर बैंडेज को जमीन पर छोड़ दिया। अब वो पूरी कुव्वत से पंजे पर बैंडेज लपेट रहा था और पागलों की तरह कहता जा रहा था, ले इलाज, ले इलाज, ले इलाज। इसने सारा बंडल पर पंजे पर लपेट दिया। पंजा अंदर ही अंदर कसमसाने लगा था। वो अपने आप को आजाद करना चाह रहा था, और तब ही जाहिद को सामने के पेड़ों में सफेद रोशनी का ह्योला नजर आया। इसकी रूह काम गई। ह्योले में इसने आमिर साहब को देखा। वो हवा में मौलिक थे, आंखें अंगारों में हो रही थी। वो निहायत खौफनाक अंदाज में जाहिद से कह रहे थे, डाल दे, डाल दे, अरे नादान, जल्दी कर, डाल दे वो सफूफ इस पर और आग लगा दे।
जल्दी कर नादान पछताएगा। तभी जाहिद के होश ठिकाने आ गए। इसको याद है कि सफूफ इसकी जैकेट में ही है। तेजी के साथ इसने उस सफूफ की पुड़िया जैकेट से निकाली और बैंडेज ज़्यादा पंजे को जमीन पर पटका सारा सफूफ इस पर छिड़क दिया और बाइक की साइड बैग से स्टेरिलाइजर का स्प्रे निकाल कर स्प्रे कर दिया। अब वो इसे लाइटर से आग लगा रहा था। आग लगाना था कि गोया तूफान मच गया। एक धमाके के साथ आग का बहुत बड़ा भड़का हुआ। जाहिद फौरन बाइक को वहाँ से लेकर आगे चला गया और पार्क कर दी। अब आग ऐसी हो गई थी जैसे वहाँ होली जलाई गई हो। 6-7 फुट ऊंचे शोले उठ रहे थे और ऐसी बदबू फैली जैसे कि लाश जल रही है। चमगादड़ों का शोर और उल्लुओं की आवाजें बहुत तेज आ रही थी। जाहिद की नजर इस तरफ गई जहाँ वो सफेद ह्योला झाड़ियों में नजर आया था। अब वहाँ वो ह्योला नहीं था, बल्कि वो रोशनी भी मध्यम होती जा रही थी। फिर कुछ देर बाद इसी जगह पहले जैसा अंधेरा था। इधर आग पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। हवा में भी सुकून सा तारी हो चुका था। जाहिद को लगा जैसे सारी बलाएं खत्म हो चुकी थी। ना वो सरगोशी थी और ना चमगादड़ी थी। सारे माहौल में एक खुशगवारियत महसूस हो रही थी। जाहिद बाइक पर सवार अब घर जा रहा था। अब इसको एक इत्मीनान सा लग रहा था। इसकी आंखों से मुतवातिर आंसू बह रहे थे। रह कर इसे आमिर साहब याद आ रहे थे। आखिर आमिर साहब ने अपना काम पूरा कर ही दिया था और ना जाने इसने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी। घर पहुंचकर वो बहुत देर रोता रहा और रोते रोते सो गया। आज इसको सुकून की नींद आई थी। दूसरी सुबह जाहिद आमिर शाहजहां शाह के नाम घर में फातिहा पढ़ रहा था। कहानी खत्म हुई। प्लीज अपने सजेशन देकर कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी।